अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, गुड और बैड गवर्नेंस की इस्तिलाह तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन हकीकत में ये होती क्या है? आइए मोहल्ला गुलशनपुरा के मकीनों से पूछते हैं। सर जी, असी ते अनपढ़ जे बंदे हैं, सानू की पता होवे कि गुड गवर्नेंस की हुंदी है ते बैड गवर्नेंस की हुंदी है। आ जा भाई खादम हुसैना, तेरा ते मैनू पता कोई नहीं क्योंकि तू देहाती आदमी है। मेरियां ते टुर टुर के लत्तां 'च खल्लियां पै गई। ਓਏ ਬਾਲੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 7-8 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਜੇ? ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਟਿਬਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੇ ਜੀ ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ। फिर रोजाना गायब किथे हो जाते हो? किसी रूट उते वैगन तो नहीं पा ली? ਉਹ ਜੂਰੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੈਗਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖੰਬੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੀ। ਵੈਸੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਬਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆ ਟਿਬਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਪ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਬਾਵਾਂ ਨਾਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਕੋ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਬਈ ਆਵੇ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਬਈ ਆਵੇ। ਖਾਰ 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 ਖਾਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਵੋ। ਅੱਜ ਖੈਰ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਿਓ ਖਾਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਖਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਵਾਂ ਕਿਦੀਆਂ ਨਾਪਣ ਦੇ ਸੋ ਖੈਰ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਾਪਣ ਦੇ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਹਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, बाली का काम हो चुका है। ख्वाजा साहब, तुहाडी सिर्फ क्लर्क तक ही पहुंच है। जोरी तो मेरे को हल्का जिहा भी माड़ा हुंदा मैं तेनू बहुत कुटना सी। ख्वाजा साहब इन्हू इट मार के भज जाओ, कोई भजे ही नहीं जाना। ओ मेरी जान, क्लर्क को इजी ले रहे हो? और कदी किसी ने बादशाह लिखे या वेखी? सिर्फ क्लर्क बादशाह कहते हैं। अफसर ने तो एवें घुग्गी मारनी हुंदी है, सारी फैल ते क्लर्क ने तैयार करनी है। ओ जी, घुग्गी मारे या बटेर मारे, साडा काम ते कर छड़े। ओ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? खादम हुसैन जी। हाँ, खादम हुसैन जी जी। असल गलती घुग्गी की है। मुझे लगता है ये गवर्नेंस ठीक करने के लिए परिंदा बदलना पड़ेगा। ख्वाजा साडा आवे आवे, ख्वाजा साडा आवे आवे। मेरा ख्याल है हुक्मरानों को कायल करना पड़ेगा कि घुग्गी को साइड पे करें और कव्वे से काम लें। अगर कव्वे से काम नहीं बनता तो हमारे पास टग्गा भी है। ओए, काम तुहाडा नहीं होण डिया, मेरे ते कल ही मुद्दा पा रहे हो। अरे भाई, काम क्या है, मसला क्या है, कुछ मुझे भी तो बताओ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ओ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। वो डोगर ने क्या कर लेना था? ओ भाई, खाजे का तो फिर क्लर्क वाकफ है। डोगर तो तुम्हारा दफ्तर में जाकर पीएन को पायन पायन कह रहा होता है। मैं तो इसलिए क्लर्क के पास गया था इनके साथ कि क्लर्क को छोड़ के अगर ऊपर अफसर की तरफ चले जाए तो क्लर्क माइंड करता है। हाँ, क्लर्क नूं खुश रखना पैंदा है, वरना काम नहीं हुंदा। तुहानूं की पता होवे किसे गल दा? वरना खाजे वास्ते किहड़ी गल औखी हो? खाजा सीधा जाके वजीर नूं मिल लवे। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ। ख्वाजा साडा आवे आवे, ख्वाजा साडा आवे आवे। हाँ, ये बखरी गल है, अगो मिनिस्टर ना मिले मगर खाजा ते अपड़ जांदा हर एक दे बूए ते। ਲਓ, ਉਹ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। यार, क्यों तुम सिफारिशें ढूंढते फिरते हो? अकेले क्यों नहीं जाते? क्या कहते हैं वो दफ्तर वाले? ਉਹ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਆ। ओ मेरी जान, तू ये ना देख कि खाजा दे नाल खज्जल होए हैं या नहीं, तू ये वेख कि खाजे ने ना धुप देखी है ना छां। जदों आवाज तू कराई है, खाजा फौरन उठ के तेरे नाल टुरिया है। बात तो ये है, देखे अवामी नुमाइंदा जो होता है उसकी यही बड़ी बात होती है कि वो साथ उठ के चल पड़े।
ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਐ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਐ ਕਦੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਐ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਖਾਜਾ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਖਾਜੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੂਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ बसां ਦੇ ਧੂਏ ਵੱਜੇ ਨੇ मगर इसमें अब खाजे का क्या कसूर है ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਵੀ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਫਸਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ अब यही तो असल मसला है। पंजाब का रकबा 2,05,000 मुरब्बा किलोमीटर जो कि दुनिया के आधे ममालिक से ज़्यादा है और आबादी 13 करोड़ जो कि 180 ममालिक से ज़्यादा है। तो अब आप खुद ही बताइए कि जब इतना रकबा होगा इतनी आबादी होगी तो एक अफसर कितने लोगों के काम कर सकेगा उनके लिए वक्त निकाल सकेगा वो तो पूरा ही नहीं उतरेगा। तो फिर मसाइल तो इसी तरह की बनेंगे ना। अच्छा जी हाँ जी सीधी सी बात है। इतने बड़े सूबे के लिए एक सेक्रेटेरिएट है वो किस तरह से तमाम लोगों के काम कर सकेगा उनकी मदद कर सकेगा उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगा। नतीजा यही निकलेगा कि लोगों को बहुत दूर से आना पड़ेगा 600 किलोमीटर दूर से आना पड़ेगा जैसे कि आपका कज़न आया है इस उम्मीद के साथ कि काम हो जाएगा लेकिन जब काम नहीं होगा तो फिर मायूस वापस लौटेगा। आप भले ख्वाजा साहब को साथ ले जाएं और ऊपर से तारीख गवाह है कि ख्वाजा साहब के हाथ से कभी किसी का काम नहीं हुआ। ओए टिबरी भैया तू कह रहे है तू कह ही देता है ओ तू शर्म नहीं की थी कुछ भी ओ ना मुरादा याद कर जब तुम्हारी सास बीमार थी तो अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था खाजा ही काम आया था हालांकि तुम चाह भी रहे थे कि ना ही बेड मिले तो अच्छा है मगर ये खादम क्या है इस मोहल्ले का जाके उधर बेड के पास खड़े हो गए सीधा हेल्थ मिनिस्टर को फोन मिलाया अच्छा ऐसा लड़ाऊं कि पूरा अस्पताल देखना शुरू हो गया था। अच्छा वो वाला वाकया जब मैंने कहा था ख्वाजा साहब फोन तो ऑन कर लें आहो बैटरी फौत हो गई सी इधरों ਤੁਹਾਡੀ बैटरी फौत हुई सी उधरों मेरी सस फौत हो गई। ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜੀ अब देखे ना अली मुमताज साहब ये है हमारी अनपढ़ और जाहिल अवाम हर मुद्दा लीडर के ऊपर ही डालना शुरू कर देते हैं। चौथी बारी कह बैठा जी 600 किलोमीटर का फासला तय कर गया है किन्ने किया इकट्ठा इना सफर करो तुसी 200 करके कर लवो जब तुहानू पता भी इकट्ठा 600 मीटर फासला तय करिए तो चक्कर आउन लग पैंदे रब जानता है मुझे पहले मालूम होता ये 600 किलोमीटर का सफर तय करके आया है मैं पहले 3 दिन इहदे नाल जाना ही नहीं सी। अच्छा यार अगर अवाम ही जाहिल है अनपढ़ है तो लीडरान ही को पढ़े लिखे होने का सबूत दे दें। अब आप मुझे खुद बताएं कि 13 करोड़ की आबादी और एक सेक्रेटेरिएट कैसे अवाम के काम कर सकता है। सूबे मजीद बना लें छोटे छोटे सूबे और बना लें ताकि अवाम को रिलीफ मिल जाए। ये बात है। अब आप ये देखें कि एक बेवकूफ़ को भी ये बात समझ में आती है कि लोग 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके लाहौर शहर आते हैं कि अपना काम करवा सकें। अगर सूबे मजीद बना दिए जाएंगे तो लोग अपने अपने इलाकों में अपने घरों के करीब रहते हुए अपने काम करवा लेंगे। वाह 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 की गल कीती जे बाऊ जी अली मुमताज साडा आवे ही आवे अली मुमताज साडा आवे ही आवे एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਮੀਰੀ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਨਾਬ इतने सूबे बन जाएंगे इतने सेक्रेटेरिएट बन जाएंगे ਉਹ पहले खान ਨੂੰ ਰੋਟੀ नहीं इन्ना खर्चा किथों करना जे ख्वाजा साहब खर्चा कैसे बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। अब हर डिवीजन में आरपीओ मौजूद है वो काम करना शुरू कर देगा आईजी के तौर पे कमिश्नर मौजूद है वो काम करना शुरू कर देगा चीफ सेक्रेटरी के तौर पे और उनके पास दफातर पहले से ही हैं तो खर्चा कम होगा ना। नहीं तो जो लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर दही भल्ले और मकई भूनने वाली रेहड़ियां लगी हुई हैं वो तो सारी डिवीजनों में लगवानी पड़ेंगी ना। ओ भाई
वो कमिश्नर और आरपीओ के दफ्तरों के बाहर पहले से लगी हुई हैं और तुमने वहां पर काम करवाने जाना है या मकई बुनवाने? ओए कमेंट खलो ओए इतने इतने दूर से लोग जाते हैं, उनको भूख लग जाती है। और मारा बंदा फिर बेचारा दही भल्ले खा के या मकई चाबकी से गुजारा करता है। ख्वाजा साहब, आपने उतनी ही फजूल बात की है जितनी फजूल बात वो करते हैं जो छोटे सूबे बनाने के मुखालफीन हैं। खलो जाती बरी तेरी बरी निकलती है खा 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 खा। मुझे तो लगता है ये अली मुमताज साहब कभी लाहौर सेक्रेटरीट गए ही नहीं है, वरना ये कभी भी छोटे सूबों की बात ना करते। क्या रौनकें लगी होती हैं लाहौर सेक्रेटरीट के अंदर। इतनी इतनी दूर से पूरे पंजाब से लोग आए होते हैं वहां पे, हर रंग का बंदा नजर आता है। भज नस लगी होती है, बंदे ते बंदा चढ़िया होता है। मैं आना जी छोटे अमले के लोग होते हैं, वो आवाम से 1500 थम के फाइल आगे तोड़ते हैं, 1500 थम के अफसर के साथ मिलाते हैं। को ख्याल करो छोटे सारे अमले मस्कीन का बेचारे का कारोबार खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे ख्वाजा साहब, आप रिश्वत को प्रमोट कर रहे हैं। ओए अल्लाह माफ करे, मैं रिश्वत को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं माड़े की रिज़्क रोटी का ख्याल कर रहा हूँ। ये रिज़्क रोटी नहीं है, ये हराम है। अगर आप देखें कि छोटे सूबे बन जाएंगे तो रिश्वत भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर तो उनको पता होता है कि जो साइल आया होता है वो बड़े दूर से आया हुआ है, जिस तरह हमने कहा 600 किलोमीटर दूर से, तो उसको पता है कि अपना काम करवा कर जाएगा, तो लिहाजा वो ये पैसे मांगता है। बड़ी खज्जल खराबी है अली साहब, बड़े बड़े लोग बेचारे खज्जल होते हैं, बेचारे पागल होते हैं। ये मेरा कजन ये 6 महीने से खज्जल हो रहा है। इसको किसी ने कहा कि उधर दरबार पे देख दे के आओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो इतना भोला है, इसको बेचारे को लाहौर का पता ही नहीं। ये चबुर्जी को दरबार समझ के उधर देख मांडा है। बाबू जी मेरा एक साला सी, ਉਹ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਾਜਬਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ 60,000 ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 85,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣੋਂ ਹਟਿਆ ਜੀ। अब बताएं ख्वाजा साहब। वो जी सारा कसूर ही गवर्नमेंट का है। ये जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन अफसर हैं ये दफ्तरों में बैठते ही नहीं है। हर अफसर के चपरासी ने एक ही जुमला रटा हुआ है, साहब मीटिंग में हैं, साहब मीटिंग कर रहे हैं, अंदर मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बाद आना, मीटिंग अभी जारी है। मैं तो एक दिन अख के चपरासी नु कहा, मैं क्या केड़ी मीटिंग है जिदे अंदरों खराटियां दी आवाज आन दई। आहो एवें रंगबाजी। गग्गी भलवान के साथ एक दफा मैं गया हूँ एक अफसर के दफ्तर में, वो कह रहा है जी मीटिंग हो रही है। और मैं कहो परे हट, मेहंदा नहीं ब्याह आया कौन है। मैं अली साहब चिख चुक के अंदर बड़िया मीटिंग च, ते जेड़ा अफसर सारे वो चमची च छोटा कोफ्ता रख के ओदे नाल मीटिंग करन दे ओदे कोलों पुछन दे है तुम छोटे कीमे के हो या बड़े कीमे के। अब खाऊं तुम्हें खाऊं, निकालू तुम्हारी चीखें। ओदी भर्ती ये होते हैं, तनख्वाह ये लेते हैं आवाम की खिदमत करने के लिए। इन्हां दी मीटिंगां ही नहीं मुकन रही। मैं तो ईमान से कहता हूं कि वजीर आजम को वजीर आला को ऑर्डर करना चाहिए कि जो दफ्तर का टाइम है उसमें सिर्फ आवाम की खिदमत होगी। अगर आपने को मीटिंग करनी है तो दफ्तर टाइम के बाद करें। आवाम को भी पता होगा भाई 5 बज गए ने, हुण साडा काम नहीं है, उन्होंने तो आपस च काम है। मीटिंग ही नहीं मुकन रही। ओ ख्वाजा साहब, अफसर काम कर भी रहा हो तो राशि इतना होता है कि बारी नहीं आती। बात यह है कि कसूर अफसरान का भी नहीं है, लोड ही उन पर इतना ज्यादा होता है कि वो काम करना चाहते भी हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते। अब आंखें बंद करके तो दस्तखत करने से रहे। तो सर फिर क्या आवाम जूतियों के साथ ही रहे? तो और क्या, ये बेचारा तो जूतियों के साथ साथ खुद भी घस गया हुआ है। अब तो महल्ले के बच्चे भी इसे घसीटू कहना शुरू हो गए। बाबू जी फिर इसका हल क्या है? ओए हल क्या होना है, बल्दी आती है इलेक्शन कराएं।
अपने खाजे को चेयरमैन मुंतखब कराएं, वाह। जिस तक आपकी अप्रोच है। MNA MPA ते अली मुमताज साहब किसी को मिलते ही नहीं जे, इन्होंने तो बूहे अगे जाके टल्ट लिया करो ना जी, ते अंदरों नौकर निकल के कह दिंदा मलक साहब इस्लामाबाद गए हुए हैं। मलक साहब दिल करे अंदर निकर पा के अपने तोते नु अमरूद खुआ रहा हो। अरे साहब, ये बल्दियाती निज़ाम भी मुनासिब सपोर्ट है, लेकिन अगर आप ये 200, 400, 600 किलोमीटर की ख्वारी से बचना चाहते हैं तो छोटे सूबे बनाने होंगे। डैडी, मैंने अपनी मैट्रिक की सनद निकलवानी है, आपका कोई वाकफकार है? अगर कोई वाकफकार हो तो काम 2 दिन का है, नहीं तो हफ्ता लग जाएगा। खबरदार, अब मेरी तरफ किसी ने देखा तो जाओ जाके खुद ही अपना काम कराते फिरो। तुम लोगों को पता चले कि ख्वाजा गुलशनपुरे के लिए कितनी बड़ी नेमत है। चेयरमैन अंकल, प्लीज मेरा काम करवा दें। ऐथे आके ख्वाजा रह जाता जी। और मैनू को बीमार बंदा तरला लवे तो मेरे को नहीं बर्दाश्त होता। ओ ख्वाजा साहब बीमार नहीं जे, ये जिम करदा जे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। होए और तू ही तो किधरे जिम नहीं करता? नहीं सर, ख्वाजा साहब छोटा जिहा काम पे आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। पुत्र तेरा काम छोटा ही होना है, हुक्म कर। लाइसेंस बनवाना जी। वो तेरे को तो मोटरसाइकिल ही नहीं, तू काहदा लाइसेंस बनवाना है? सर जी मोटरसाइकिल नहीं बनवाना, मैं पिस्तौल दा बनवाना है। ओ बेटा, पानी वाले पिस्तौल दा लाइसेंस नहीं चाहिए हुंदा। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जेम्स बॉन्ड जो इनकी बारात थी उनका मैं तेनू दसना रोटी खा के गए सन, रोटी खा के गए सन। पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। खवातीनो हजरात, हाँ जी, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 की आज की खबर आपके लिए हौसला अफजा होगी। शुक्र है। मेरी खबर से आपकी काफी टेंशन कम होगी। क्योंकि अक्सर हम जब अपने चैनल पे आते हैं तो हम लाहौर प्रेस क्लब के आगे से गुजर के आते हैं और उस चौक में मुख्तलिफ लोग एहतजाज कर रहे होते हैं। शिमला पड़ी चौक में, शिमला पहाड़ी चौक में, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक ब्लॉक हुई होती है और हम सड़क उड़ रहे होते हैं कि ये एहतजाज का क्या तरीका अपनाया हुआ है लोगों ने। मगर आज जो मैं आपको एहतजाज सुनाऊंगा तो आप यकीनन कहेंगे भाई चोपी पली। कोई ऐसा एहतजाज सुनाने लगे हो अजीजी? सुनो ना जरा। भारतीय रियासत गुजरात की एक खातून ने 2 गोलगप्पे कम मिलने पर सड़क के बीच धरना दे दिया। गोलगप्पा जिसे हम पानी पूरी भी कहते हैं। खातून का दावा था कि ठेले वाला उसे हमेशा 20 रुपए के एवज 6 की बजाय सिर्फ 4 गोलगप्पे देता है और वो बार बार उसके साथ ऐसी ही नाइंसाफी करता है। धरने के नतीजे में सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई, जिस पर पुलिस को मुदाखलत करके खातून को सड़क से हटाना पड़ा। यानी आप इसको गोलगप्पा स्टाइल भी कह सकते हैं। जी 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 जी। और वो खातून जो है उसने को मामूली स्ट्राइक नहीं की। अच्छा। उसने ऐसा धरना दिया कि सारा सड़क का सत्यानाश कर दिया, ट्रैफिक का। उतर उतर के गड्डियों से लोग उसे कहते रहे हैं कि माई जी साढ़े को 8 गोलगप्पे की प्लेट ले लो, इथों उठ पाओ। उन्हें क्या नहीं, ये तो मुझे बड़े दिनों का 6 की बजाय 4 गोलगप्पे दे रहा था। वो तो मेरी हमसाई ने मुझे बताया है कि मैं भी उसी ठेले से गोलगप्पे लेती हूँ। मुझे तो वो इतने पैसों के 6 गोलगप्पे देता है, तुम्हें क्यों 2 दे रहा है? उन्हें क्या आज मैं आज वाले 2 गोलगप्पे भी लांगी ते पिछले जिहड़े कई दिनों तो इन्हें मैनू 2-2 घट दिते ने, उन्हां दा भी अज हिसाब होएगा। एवें नहीं जमात उठना। अज मैं इहदा खटियाई वाला मटका भन के ही जाना है। लोगों ने कहा है कि माई जी गल सुना,
गोलगप्पा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती कि आप सारी सड़क ब्लॉक कर लें। उन्हें क्या भावें एडी कोई चीज होंगी है। मैं अज छड्डना किसी नूं नहीं, मैनू पुराने भी ते नवे भी गोलगप्पे दवाओ। ये तो वाकई यार बड़ा अनोखा एहतजाज है। और भाई जी एहतजाज तो आज 0092 ऐसे ऐसे इकट्ठे करके लाया कि आप हैरान हो गए। आपको वो चीनी खातून नहीं याद जो एयरपोर्ट पर लेट ही गई थी कि जहाज वाले मेरा सारा सामान बगैर इजाफी किराए के लद के लेके जाएंगे तो मैं उठूंगी नीचे से, नहीं तो मैं नहीं उठना। एयरपोर्ट वाले ने कहा है कि हमारे जहाज का ये कानून है, तेनू कोई खोती रेडी करा देने। उन्हें कहा नो, मैंने जहाज में बैठना, मेरा सामान भी ये लदो, तो किराया भी मैं नहीं देना, जो मर्जी कर लो। एक और अनोखा है तो याद सुनोगे तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। 2017 में भारतीय शहर जयपुर में एक खातून ने मोदी से शादी के लिए एहतजाजी धरना दे दिया था। यस, ओम शांति शर्मा नाम की खातून ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से शादी के लिए 1 माह तक धरना दिया। लेकिन जब मुतालबा नहीं माना गया तो वो जयपुर से धरना लपेट कर दिल्ली पहुंच गई थी। जंतर मंतर। उसका ये एहतजाज किसी काम नहीं आया। उन्हें क्या नहीं मोदी ना ब्याह करना, मैं नहीं पता। लोगों ने समझाया भी ये ओदी जिहड़ी पहली बुढ़ी है वो नहीं ओदे नाल फिरदी, तू कद लई एडा जिद्दे पई। उन्हें कहा नहीं, मैंने करना ही है ब्याह इससे। बड़े बंदियां ने कहा कि जान दे को बंदा ठीक नहीं हैगा, वो पहले जलील होण डे पूरी दुनिया च, नाल तू भी ओदे फिर के जलील ही होना है, क्यों है ब्याह करना चाहनी। उसने कहा नहीं, असल में इसने ख्वाब में आके मेरे साथ शादी का वादा किया था, ये अब शादी करेगा तो फिर ही एहतजाज खत्म होगा। और आप ये हैरान होंगे कि खातून का कहना था कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए मालियत की जमीन भी है जो मैं नरेंद्र मोदी को शादी के बाद गिफ्ट कर दूंगी। और किसानों ने मिलके भी उन्हें समझाया कि बीबी तू चंगी पली चुधरानी औरत है, ये केड़े चाल दे पीछे लगी। मोदी ने भी साफ इनकार कर दिया। उसने भी फिर समझाया इसे कि मैं आगे बड़ा जलील हो चुके हैं, शादी करके होने इस उम्र में मजीद जलील नहीं होना चाहता। अच्छा, उस खातून का एहतजाज देखकर कराची आने वाली अमेरिकी खातून का भी वाकया याद आ रहा है। अच्छा, आपको याद होगा वो जो टिकटॉक पे या फेसबुक पे किसी के साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली थी और शादी का वादा ऑनलाइन ही कर आके तो पहुंच गई थी इधर, और मुंडा आगो खातून वेख के दौड़ गया। कराची का वाकया, कराची का वाकया वाकया जरूर याद रहा। अजीजी ये दुनिया टीवी का क्राइम रिपोर्टर है ना। अच्छा, ये एक और अनोखा एहतजाज सुनो। वो क्या? 2017 में ब्राजील की एक सियासतदान खातून थी, मारिया विक्टोरिया। उनकी शादी वाले दिन उनके मुखालफीन ने एहतजाज रख लिया, बल्कि जब उसका निकाह हो रहा था तो मुजाहिरीन ने उसके ऊपर अंडों की बारिश शुरू कर दी। देखो ना जरा, ओ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾ। अंडियां दा के खतून दा, क्योंकि तेनू तो ज्यादातर खुराक दी ही फिक्र होती है। बनना क्या था, पुलिस बुलानी पड़ गई। अच्छा जी। पुलिस ने फिर उस बेचारी सियासतदान दुल्हन को बख्तरबंद गाड़ी में बैठा कर रुखसत किया। जेम्स बॉन्ड में वैसे ही त्यातन पूछ रहा हूँ कि बारात को खाना खाने से पहले अंडे मारे हैं या बाद में मारे हैं? यार वो तले हुए अंडे नहीं थे मारे, कच्चे अंडे मारे थे, उधर इसकी सुई फंसी हुई है। जेम्स बॉन्ड फिर वो कोई माड़ी सी सियासतदान होगी। अगर वो तगड़ी सियासतदान होती तो पुलिस वहां पहले से ना मौजूद होती। भाई जी, उधर पाकिस्तान वाला चक्कर नहीं है, एडी माड़ी भी सियासतदान नहीं थी। खुद वो सूबाई असेंबली की रुकन थी। वालिद उसके सूबाई वजीर सेहत थे और वालदा उसकी नायब गवर्नर थी। और इस हुकूमती मंसूबाबंदी की वजह से उनके सियासी मुखालिफिन ने उनके खिलाफ एहतजाज किया था। वो बेचारे तो बहुत बेइज्जत हुए होंगे। जाहिर है, मगर वो खानदानी सियासतदान थी। उसने मीडिया के ऊपर यह बयान दिया
कि कोई ऐसी बात नहीं, ये तो जमहूरियत के लिए एक छोटी सी कीमत है जो मैं और मेरा खानदान अदा कर रहे हैं। इन्हें ते अंडे मारे ने, दुआने भी मार देते, कोई गल नहीं सी। अच्छा, दुनिया का सबसे अजीब एहतजाज जो है ना जी, वो जो अमेरिकन अरबपति है ना जेफ बेजोस, उसके घर के बाहर 2021 में हुआ था। अच्छा। अरबपति आदमी देखो जरा, और उसके घर के बाहर पता है क्या एहतजाज हुआ था? क्या जनाब? एक ग्रुप ने उनके घर के बाहर मुजाहरा करके उनसे ईमानदारी से टैक्स देने का मुतालबा किया था। ये तमाम लोग जेफ बेजोस के मैनहट्टन फ्लैट के बाहर जमा हुए। अच्छा। और मुजाहिरीन ने मेगाफोन से जेफ बेजोस के घर की जानिब मुंह करके उनसे टैक्स देने का मुतालबा किया। वाह जी वाह। अरबपति लोगों का ग्रुप था जिन्होंने ये एहतजाज किया। वाह वाह वाह। उन्होंने इश्तिहारी बोर्ड वाले ट्रक भी पूरे शहर में फिराए थे, अच्छा। जिनके ऊपर नारे लिखे हुए थे, अमीरों पर टैक्स लगाओ, और जेफ बेजोस की तस्वीर के साथ लिखा हुआ था, मुझसे टैक्स लेकर दिखाओ। हाय हाय, तो उसका अरबों रुपया भी काम नहीं आया। भाई जी जो तो बंदे इकट्ठे होए होण उत्थे अरबा रुपया की करे, वो बेचारे की अरबा रुपये दा भान लैके ठीपे लैके ते लोकां नूं मारते। ये जेफ बेजोस तो बेचारा ऐसा बदकिस्मत हुआ है कि जून में जब इसकी शादी हो रही थी उस वक्त भी वीनस में जुलूस निकाला था लोगों ने। अच्छा। इतलात ये थी कि जेफ बेजोस की शादी की तकरीब जो है ना जी, वो वीनस के एक कदीम और तारीखी इमारत में मुनाकद होनी है। अच्छा। जिस पर शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया था अच्छा। कि शहर में इतने लोगों की और इतनी गाड़ियों की गुंजाइश नहीं है कि जेफ बेजोस की शादी यहां हो सके, इसे शहर से बाहर निकालो। इनको चुको अपने तंबू कनाता दौड़ जाए बाहर। जेफ बेजोस बेचारा तो जेफ अफसोस हो गया। उसने सारे तंबू कनाता इकट्ठे किए और एक शादी जजीरे पे मुंतकिल कर ली। अच्छा। तो खाना भी साथ ही लेके गए थे? यार ये गल करो यार, ताड़ी मेहरबानी। इन्हू पहले खानिया का हिसाब दे लवो, मैं फिर खबर सुना ला। जब वो तंबू नाता लेके गए तो खाना भी साथ ही लेके गए होंगे। और ले गए होंगे यार, ले गए होंगे। तू क्यों फिक्र करन दे है? तेरे घर जेड़े टींडे पक्के ने जाके वो ही खावी। अच्छा, 2020 में जब कोरोना वायरस फैला हुआ था, उसकी वजह से भी शादियों की तकरीबात पर पाबंदी लगी हुई थी। बाकी दुनिया का तो पता नहीं है, लेकिन इटली की दुल्हनें कम मेहमानों के साथ शादी की मुख्तसर तकरीबात से इतनी नाखुश थी कि 15 लड़कियां अरूसी लिबास पहनकर रोम के तारीखी मुकाम त्रेवी फाउंटेन जा पहुंची। अच्छा। प्ले कार्ड उन्होंने उठाए हुए थे और उस पर लिखा हुआ था, हमारी शादी बर्बाद कर दी, पाबंदियों के बगैर शादियों की इजाजत दी जाए, चर्चेस के दरवाजे शादियों के लिए खोले जाए, हमारी शादी एक बार ही होनी है, हम वो लड़कियां नहीं जो हर साल नवी शादी करेंगी। वो फिर झूठे नारे मारते रहे। जाहिर है उस वक्त तो उनको नारे मारने की जरूरत थी, उन्होंने मार देते कि हम एक ही शादी करेंगे। मगर तुम्हें पता कि इंग्लिश लोग जो हैं वो फिर किसी वक्त भी गुस्सा आ जाए तो डाइवोर्स ले लेते हैं। उत्थे तो कोई निच मुंह ते मार देवे ते औरत कह देंदी है सॉरी डाइवोर्स दे दो, तुम्हारी नीच की छिट्टे मेरे नक पे पड़ी है, सॉरी। अच्छा, वैसे पाकिस्तान भी किसी से घट नहीं है। 2023 में उस वक्त के वजीर खजाना असाक डार साहब ने ये शादियों ब्याहों और तकरीबात के हवाले से कुछ टैक्स आयद किए थे। उस टैक्स के गुस्से में मुझे याद है नवाब शाह के एक दुल्हा और दुल्हन डॉक्टर सैरिश और यासर बरडू, उन्होंने अपनी शादी वाले दिन बारातियों समेत महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया था। यूं समझ लें कि बारात में लोग घोड़ियां और माइये टप्पे गाने की बजाय आटा महंगा, गैस महंगी, चीनी महंगी, बिजली महंगी, हाय हाय के नारे लगा। और सड़क से गुजरने वाले लोग समझ रहे थे कि शायद किसी फिल्म या ड्रामे की शूटिंग हो रही है। हाँ, ये एहतजाज भी उस वक्त बड़ा मशहूर हुआ था। जी जी, वो जो दुल्हन एहतजाज कर रही थी ना डॉक्टर सैरिश, हाँ जी। उन्होंने मीडिया को बताया था कि मेरे खामद ने मुझे शादी से पहले ही बता दिया था
कि निकाह के बाद जो रुखसती है ना वो घर की बजाय एक जुलूस की तरफ होगी। और वो कहती हैं कि मैं की कर दी, फिर मैं दुल्हन बनी, मैं खावंद की गल ना सुनती पहले दिन ही। पहले दिन ही अगर मैं खावंद की नाफरमानी कर देती तो अल्लाह ने मुझे छोड़ना था कोई। तो इसलिए मैं भी फिर जुलूस में आ गई। सारे जोर जोर से नारे मार रहे थे तो मैं भी फिर घुंड कट के दे विच हल्के हल्के नारे मारती रही। तो जनजबान जो इनकी बरात थी उनका मैं तेन दसना रोटी खा के गए सन, रोटी खा के गए सन। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो आपकी पहली भाभी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ओहो, कितनी नेक औरत थी, उन्होंने इनकी जगह ले ली। हाय हाय। आमदीद जनाब, आप तमाम असातिज़ा हजरात आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। सुना है कि हुकूमत पंजाब ने टीचर्स पे बड़ी ख़ास तवज्जो दी है। बहुत शुक्रिया जनाब अली साहब, आपने हमें खुशामदीद कहा। मसला ये है कि हुकूमत पंजाब ने टीचर्स के लिए हीरो अवार्ड अनाउंस किया है। वाह माशाल्लाह। इससे पहले एक्सीलेंसी अवार्ड अनाउंस हुआ था, जी। फिर हुकूमत बदली तो स्टार टीचर अवार्ड अनाउंस किया गया, अब हीरो अवार्ड अनाउंस हुआ है। वाह। हमारी गुजारिश ये है कि अवार्ड दे ना दे मगर अवार्ड का नाम पक्का कर ले। वाह। चूँकि हर दफ़ा यही होता है कि अब ये नया अवार्ड है, अब इसके हवाले से नई कारकर्दगी क्या दिखानी। अली साहब जो इल्म की रोशनी फैलाते हैं वो तो हीरो ही होते हैं, लेकिन ये हीरो अवार्ड मुझे बहुत पसंद आई ये बात। अगर ये अवार्ड मुझे मिल गया तो आपकी भाभी मुझे हीरो कहते हुए झिझकेगी नहीं। देख लो कहीं भाभी की जुबान न टुकी जाए। वीर साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा है तो उसे कहने दो। ठीक है। वैसे हीरो अवार्ड बनता तो मेरा ही है। अच्छा, वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आप जिस्म के हिसाब से तो हीरोशीमा लगते हैं। वो भी दूसरी जंग अजीम के बाद वाला। मुझे तो सारा खानदान बचपन से हीरो हीरो कह के बुलाता है। अच्छा। इस हिसाब से तो ये अवार्ड मेरा ही बनता है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आप अपनी कुव्वत समात का इलाज करवाइए। वो हीरो नहीं, आपको जीरो कहते होंगे। वैसे भी आपको शायद मालूम नहीं कि अवार्ड का एक वजन होता है। ये ना हो कि आप वजीर आला साहिबा से अवार्ड वसूल करें और उसी अवार्ड के नीचे आके दब जाए। और आपको ये पता नहीं है कि दबा हुआ टीचर और फिसा हुआ टमाटर किसी काम के नहीं रहते। वाह वाह वाह। मुजफ्फर साहब आपको तो लोग हीरो हीरो इसलिए कहते हैं कि पूरे गांव में जीन्स की पैंट आप ही पहनते हैं। वाह। वैसे बात तो आपकी ठीक है कि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, अवार्ड का नाम तो मुस्तकिल होना चाहिए। जिया वरना अली मुमताज साहब जिसको एक्सीलेंसी अवार्ड मिला था, हाँ जी, वो अब दोस्तों को क्या बताए कि मेरे अवार्ड के मॉडल आना बंद हो गए। बात यह है कि अवार्ड इतने जरूरी नहीं है, रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। वाह। जिन चीजों की टीचर्स को जरूरत है पहले वो तो प्रोवाइड करें। भाई टीचर को साफ सुथरा क्लासरूम तो दें, टीचर को अच्छा माहौल तो दें, टीचर को जालों से पाक बिल्डिंग तो मुहैया करें, ताकि टीचर जो हैं वो जाहिलों और अनपढ़ों से पाक मुआशरा बना सके। जबरदस्त। बातें आपकी सारी ठीक हैं मजीद साहब, लेकिन ऐसे लगता है जैसे आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों जी? झूठा बंदा ही इतना डर के बोल रहा होता है। अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं? इससे ज्यादा सच और क्या हो सकता है ये एजुकेशन के डिपार्टमेंट में कि टीचर्स बेचारों की वैल्यू ही नहीं समझी जाती। टीचर्स को तो उसी तरह बेचारों को एक मामूली सा मुलाजिम समझा जाता है, जैसे दूसरे सरकारी मुलाजिम रिश्वतखोर,
दनदनाते फिर रहे। हालांकि टीचर तो अपनी जिंदगी जो है वो मुआशरे की तामीर पे लगा चुका हो। ये बात तो और क्या, मैं कब तक साइकिल पे स्कूल आता रहूंगा? जब तक साइकिल का लक नहीं टूट जाता। मजीद साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को स्कूटी दे रहे हैं, टीचर को भी स्कूटी देनी चाहिए। और भाई स्कूटी जितनी नाजुक सी है वो स्टूडेंट को ही सूट करती है। आप स्कूटी पे बैठेंगे तो लगेगा सर्कस में हाथी स्कूटी चला रहा है। मजीद साहब, इस डिमांड में आधी छुट्टी में फ्री लंच भी शामिल कर लें। बिल्कुल ठीक है, मैं खुद ये चाहता हूँ कि आधी छुट्टी में स्टूडेंट्स को फ्री लंच भी मिलना चाहिए। हाँ जी। स्टूडेंट को नहीं, टीचर को। टीचर को तो भाई इस वक्त तो टीचर को देने वाली चीजों की बात हो रही है। आप फिक्र ना करें शम्मद साहब, हुकूमत आप लोगों को भी अलग अलग रंगों के कूड़ेदान फराहम कर रही है ताकि आप मुख्तलिफ किस्म के कूड़े क्रिकेट मुख्तलिफ रंगों के कूड़ेदानों में फेंक सके। तो मजीद साहब, कूड़ा करकट तो तब इकट्ठा होगा जब आधी छुट्टी में लंच मिलेगा। ओ भाई, कूड़ा क्रिकेट सिर्फ वही नहीं मिलता, और भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे पीले रंग के डब्बों में कागज और रद्दी जमा की जाएगी, सब्ज रंग के डब्बों में बोतलें, कांच के टुकड़े, लेबॉर्टरी में इस्तेमाल शुदा चीजें फेंकी जाएंगी। फिर लाल रंग का कूड़ेदान लोहे और धाती चीजों को फेंकने के लिए इस्तेमाल होगा। फिर ऑरेंज रंग प्लास्टिक वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ग्रे यानी सुरमई रंग के डिब्बों में फलों के छिलके और खाने की हड्डियां वड्डियां फेंकी जाएंगी। इस हिसाब से मुजफ्फर साहब, आप हमेशा सुरमई डब्बे में ही पाए जाएंगे। जी साहब, इस पर अमल तो फिर कम से कम 3 साल बाद ही हो सकता है। क्यों जी? 1 साल तो हमें ही रंग याद करने में लग जाना है और 2 साल में हमने बच्चों को याद कराने। अब आप दिल छोटा ना करें, अब मेहनत करें, मेहनत। अच्छे मुआशरे की तरबियत स्कूलों से शुरू करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो बच्चों को पढ़ाना छड़ दिए, उन्होंने कूड़ेदाना दे रंग ही याद कराइए। ओ शम्मद साहब, पढ़ाने का नतीजा तो हर साल हम देख ही लेते। जैसे अली साहब, आपके दुनिया टीवी के चेयरमैन मियां आमिर साहब ने क्या अच्छी बात की है। कहते हैं कि पढ़ाई का लेवल ये है कि 7वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता। सरकारी स्कूलों में कुछ तो गड़बड़ है। लोग प्राइवेट स्कूलों में भेज तो देते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई होती। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप पंजाब हुकूमत की मिसाल ले लें, लाहौर में बैठकर 50,000 स्कूल चला रही है। मियां आमिर साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि आप भले जो मर्जी थ्योरी लड़ा लें, इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता, ये नहीं चल सकता। बिल्कुल। आप देखें कि पंजाब हुकूमत एक बच्चे पर 4,400 रुपया खर्च करती है, लेकिन महाना ये 4,400 रुपया खर्च होते हुए नजर ही नहीं आता। जी। 4,400 रुपया फी बच्चा? जी। इतना पैसा जाता कहाँ है? हम तो बुनियादी सहूलतों को तरसते रहते हैं। ओ जी, मैं तो जिस कुर्सी पे बैठकर क्लास लेता हूँ उस कुर्सी के जगह जगह किल निकले हुए हैं। मैं तो थोड़ी जेब में डालकर स्कूल जाता हूँ, पहले कुर्सी के किल ठोकता हूँ, फिर क्लास लेता हूँ। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं ठोक बजा के क्लास लेना। आपकी गर्दन से भी लगता है कि आपको भी कोई ठोक ही गया है। अली मुमताज साहब, पिछले दिनों बारिशों में मेरी क्लास की छत टपक रही थी। जिस दिन बारिश होती है मुझे मजबूरन बच्चों को छुट्टी करवानी पड़ती है। ओहो। और अली साहब, जहाँ इनकी कुर्सी होती है उसके ऐन ऊपर से भी छत टपक रही होती है। और आप देखें कि इन बेचारों को तो डूब मरने के लिए एक छींट ही काफी है। ओ सर जी, नाशुक्री ना करें। आप सब तनख्वाह और सहूलियात के एतबार से प्राइवेट टीचर से बहुत बेहतर हैं, लेकिन मसला क्या है, जब आप लोगों की नौकरी पक्की हो जाती है तो उसके बाद आपका पढ़ाने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि सर पर लटकती हुई तलवार जो हट जाती है। बात ये है अपना अली मुमताज साहब,
देखें, हमारी तनख्वाह भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, सहूलतें भी ठीक हैं, मगर रोना तो हम रो रहे हैं स्कूलों की हालत का, रोना तो हम रो रहे हैं क्लासरूमों की हालत का, रोना तो रोया जा रहा है बच्चों को फैसिलिटेट करने का। भाई बच्चे भाग जाते हैं, वो नहीं बैठते सरकारी स्कूलों में, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने बड़े अच्छे एयर कंडीशन क्लासरूम बना लिए हुए हैं। और सर, आप स्टूडेंट्स की सहूलियात को एक तरफ रखें ना, आप अपनी बात करें, अपनी कारकर्दगी का बताएं। क्या आपको सहूलियात नहीं मिल रही हैं? अब जनूबी वजीरिस्तान में 119 ऐसे असातिज़ा हैं जिनको गैर हाजिरी की वजह से मुअत्तल किया गया है। मगर अली मुमताज साहब, मुअत्तल करने से पहले उन असातिज़ा कराम से पूछना तो चाहिए था कि आप क्यों गैर हाजिर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। यही आपके घिसे पिटे मुतालबात हैं कि जिसकी वजह से तालीम का बेड़ा गर्क हुआ है। अब प्राइवेट स्कूलों में गैर हाजिरी की वजह नहीं पूछी जाती, गैर हाजिरी पे सीधा नौकरी से निकाला जाता है। हाँ जी। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं, ये तो जुल्म है। ये जुल्म नहीं है, ये उसूल है, और इसी उसूल की वजह से प्राइवेट स्कूलों के टीचर शाज़ो नादिरी छुट्टी करते हैं, और फिर आप देखें कि रिजल्ट कितना अच्छा होता है। बिल्कुल। अली मुमताज साहब, हम भी पूरी जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं। इस पूरे साल में मैंने सिर्फ 7 छुट्टियां की हैं, वो भी मजबूरन। क्या मजबूरी थी जी? मेरी दूसरी शादी थी ना। दूसरी शादी? जी हाँ, वो आपकी पहली भाभी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ओहो, कितनी नेक औरत थी, उन्होंने इनकी जगह ले ली। अली मुमताज साहब, मैंने कभी स्कूल से छुट्टी नहीं की, मेरी रिहायशी स्कूल में है। मैं तो छुट्टी के इतना खिलाफ हूँ अली साहब। एक दफा बारिश पड़ी थी, गली में इतना पानी था, मैं निक्कर पहन के गया हूँ स्कूल। हालांकि बच्चों ने बड़ी आवाजें लगाई कि श्रीलंका का सिपाही जा रहा है, श्रीलंका का सिपाही जा रहा है। मैंने कहा लगाने दे आवाजें, मैं तालीम को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को जाकर। क्या बात, क्या बात। यार बात तो जिम्मेदारी की है। अली साहब जी, मेरे ससुर साहब फौत हो गए थे, मैं उधर नहीं गया, सीधा स्कूल गया। आपकी भाभी ने कहा है कि मजीद साहब आप भी चले। ओ मैंने कहा तुम चली जाओ, हमने कौन सा मरहूम के साथ ग्रुप फोटो बनवानी है। तालीम बड़ी जरूरी है। यार आप पानी बारिश नहीं देखते, जनाजों पर आप नहीं जाते, स्कूल जाते हैं, तो फिर यही बता दें कि रिजल्ट क्यों बुरा आता है। बस अली साहब, वो क्या कहते हैं, कुछ ऊंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल च गमदा तौक भी सी, कुछ महकमे दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पहला दूसरे की तरफ, दूसरा पहले की तरफ, पहला दूसरा, दूसरा पहला, पहला दूसरा, दूसरा पहला, पहला दूसरा। बस 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 इंतहाई हंसी वाली बात यह है जी कि हमारे जो सियासतदान है ना जी, उनको बयानबाजी का कोई स्कोप मिलना चाहिए बस। साथ ही बैडमिंटन शुरू हो जाता है। पहला सियासतदान दूसरे की तरफ चिड़ी फेंकता है, दूसरा शॉट मार के फिर पहले की तरफ, पहला दूसरे की तरफ, दूसरा पहले की तरफ, पहला दूसरा, दूसरा पहला, पहला दूसरा, दूसरा पहला, पहला दूसरा। बस 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 अजीजी बस। यार पहला दूसरा क्या लगा रखी है अजीजी तुमने? पहला तो किसी ने किया ही नहीं, दूसरा किया सकलैन मुश्ताक ने, वो फिर सईद अजमल ने ज्यादा यूज किया। यही तो बात है कि आप बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। समझाए ना। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि सियासतदान जो है हमारे, कोई भी सिचुएशन ऐसी बन जाए जिस पे पॉइंट स्कोरिंग का चांस मिल जाए उनको, तो फिर ऐसी बयानबाजी शुरू होती है कि अल्लाह माफी दे दे, अल्लाह माफी दे दे। हम ये सैलाब के दिनों के दौरान बहुत ये जिक्र करते रहे हैं कि लोगों को, सैलाब ज़दगान को पानी से निकालना जो है वो पहला स्टेप है। हाँ जी, बिल्कुल सही। असल जो स्टेप है वो दूसरा है कि दोबारा उन लोगों को घरों में आबाद कैसे करें। ये बात बिल्कुल। अब लाखों लोग हैं जो बेचारे बेघर हुए हैं, और इन सियासतदानों से यही नहीं तय हो रहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद वजीर आला कार्ड के जरिए करनी है या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए करनी। तो भाई इसमें मुश्किल क्या है, वे किसी भी कार्ड या प्रोग्राम से मदद कर दे। बिल्कुल ठीक है। या तो है ना कि वजीर आला कार्ड के जरिए जो पैसे मिलेंगे
उस पे कैज़े आज़म की फोटो नहीं होगी, या फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए जो पैसे मिलेंगे वो उस पे टोपी के बगैर कैज़े आज़म होंगे। यार बात तो ये वाकई ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो पैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले कार्ड के जरिए भेजे जाएंगे वो डबल हो जाएंगे, या वजीर-ए-आला कार्ड वाले जो पैसे होंगे वो कभी भी खर्च ही नहीं होंगे। ना ही करेंसी तब्दील होनी है, ना ही पैसे डबल होने हैं, और ना ही इन्हें खर्च करने में कोई बोनस मिलेगा। लेकिन यहाँ बात है सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। सही बात। असल मसला ये है, सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, और ऐसी ऐसी बोंगी और अजीबो गरीब दलीलें हैं कि लोग अगर सैलाब में ना डूबे होते तो इनकी दलीलें सुन के दरिया में खुद उतर जाते। यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वकील यानी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि इस प्रोग्राम में मुस्तहिकीन का डाटा पहले से फीड है, लोगों के बारे में सारी मालूमात इसमें मिल जाएंगी, इसलिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब के लोगों की मदद की जाए। और मुस्लिम लीग नून के जो तर्जुमान हैं, यानी उनके जो वकील हैं जेड़े अपने बड़े लीडर को ऐ कराना चाहते हैं, उनका ये कहना है जी कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लोगों को सिर्फ 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि हमने तो लोगों को घर बनाने के लिए कहा हुआ है और मवेशी या मशीनरी खरीदने के लिए 10-10 लाख रुपये देने हैं। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए देंगे तो साढ़ा 10 लाख 10,000 ही ना हो जाए। एक और दलील सुनो ये हंसी वाली। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले कहते हैं कि पिछले सैलाब में भी और जल्जले में भी लोगों को इसी कार्ड के जरिए मदद की गई थी। अच्छा। इसलिए इस बार भी यही कार्ड इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये पिछले 2-3 बारी इस्तेमाल करके हमने रवा कर लिया हुआ है। ये सिस्टम में फंसता नहीं है, इसकी रनिंग पूरी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ वजीर-ए-आला कार्ड वाले जो कह रहे हैं वो भी सुन लें। वो कहते हैं जी कि सैलाब-ज़दगान की फौरी और बाइज्जत मदद के लिए वजीर-ए-आला रिलीफ कार्ड मुतारफ कराएंगे ताकि किसी मुतासरा शख्स को लाइनों में खड़ा ना होना पड़े। यानी उन्हें लगता है कि उनका जो कार्ड है ये बगैर एटीएम मशीन के भी पैसे निकाल देगा। वो समझ रहे हैं कि जो वजीर-ए-आला कार्ड है ना जी, ये तुसी सलाई वाली मशीन च भी दियोगे ते धागे दी थां पैसे निकलन लग पैणगे। अब जरा बताओ इन दोनों दलीलों पर आप क्या कहते हो मेरे अजीम दानिश्वरों? रहने दो अजीजी, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। हाय हाय वाह वाह वाह। हाय 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 गोगे, आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। गोगा जी ऐसे तो मीर फकी मीर ही लगे हो। ओ भाई, ये मीर तकी मीर का शेर नहीं है जनाब अजीजी साहब, ये वजीर अली सभा लखनवी का शेर है। यार मैंने मीर तकी मीर साहब का तो नाम ही नहीं लिया, मैं तो मीर फकी मीर साहब की बात कर रहा हूं। बहरहाल इस बहस को छोड़ें, उन लोगों की बात करें जो इस वक्त इस सूरत हाल में भी बयानात का बैडमिंटन खेल रहे हैं। और वो बेचारे सैलाब-ज़दगान जो इनकी चिड़ी को देख रहे हैं, उनकी तो यार खबर ले। आप जरा देखें, वो बेचारे आगे सर्दियां आ रही हैं, अगर उनका कोठा पक्का नहीं होगा, उनको दोबारा घरों में नहीं घुसाया जाएगा तो क्या बनेगा? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उन्हें क्या हीट मिलनी है, या जो वजीर-ए-आला कार्ड है उसके साथ उनके घर में हीटर लग जाने हैं? भाई मिलने तो पैसे हैं। खुदा के लिए इस बहस को, इस झगड़े को खत्म करके फौरी तौर पे उन तक पहुंचे, उन तक पैसे पहुंचाएं। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि जिन लोगों की मदद करने की आप बातें कर रहे हैं वो लेने वाले नहीं बल्कि कमा के इस मुल्क को खिलाने वाले लोग हैं। वो किसान हैं, काश्तकार हैं, मजदूर लोग हैं, वो बेचारे बिल्कुल सही। उन्हें अपनी कमा के खाने की आदत है। उन्हें बस एक बार सहारा दे के खड़ा कर दे यार।
मैदान में दौड़ना वो खुद ही शुरू कर देंगे। बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो जीजी, क्योंकि हो यही रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और तमाम से मुराद यही 2 पॉलिटिकल पार्टीज जिनका भी नाम लिया गया है, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ नून लीग है। एक कहती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, दूसरा कहती है कि जी वज़ीर आला कार्ड। ये अपनी पार्टी की और अपनी लीडरशिप की प्रोजेक्शन करना चाह रहे हैं कि हमारी सियासत को बस किसी तरीके से उसका नेकनामी हो जाए, सियासत की हमारी दुकान हमारी चमकती रह जाए। अब वहाँ पर ना वज़ीर आला कार्ड की ज़रूरत है, ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड की ज़रूरत है। एक नया कार्ड निकाल दें, उस पर आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की और साथ में अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगा दें और उसको कोई पाकिस्तान कार्ड का नाम दे दें, ना कि ये कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को पुश करके आगे लेकर आते रहें। और बात यह है कि जहाँ तक है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो डेटा उनके पास मौजूद है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उनके डेटे को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी बेशुमार लोग उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं और हम यहाँ पर इस बहस में छिड़ गए हैं, पड़ गए हैं कि जी हमारी तस्वीर हमारी फ़ोटो होनी चाहिए। ना किसी एयरपोर्ट का नाम, ना ही किसी प्रोग्राम का नाम किसी शख्सियत के नाम पे रखा जाना चाहिए, बल्कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए है। तो ये शख्सियात से निकल के हमें इन मामलात को चलाना चाहिए। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नाम ना होता, बेनज़ीर का नाम वहाँ पर ना होता, तो आज ये बहस ही ना होती, हंसी खुशी कबूल कर लेते। क्या जी, मैं तेन क्या सी ना उंज छोटा लगता है, सियाना मुंडा है। वाकई यार अली साहब लगते लड़के से हैं, लेकिन बात बड़ी बुजुर्गों वाली की है। सीधी सीधी बात है, पॉइंट स्कोरिंग ना करें, अपनी पब्लिसिटी ना करें, उन बेचारों को बस जल्दी से मदद पहुंचाएं। और अजीजी इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो करोड़ों अरबों रुपए तकसीम होंगे, ये कहीं 2 नंबर लोग जो वो तो बड़े तैयार खड़े होते हैं, 2 नंबर लोग ना कहीं पैसे ले लें। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि मुझे भिनक पड़ी है कि गोगा भी कार्ड बना रहा है। और गौरी साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शनाख्ती कार्ड की गल कर रहे हैं सर। यार ऐसे फजूल ना गौरी इल्जाम लगा दिया करो। गोगा इतना अल्लाह माफ करे बदनीयत नहीं है। हाँ, पुलाव जर्दे तक वो कर लेता है, चलो पैसों वाली वो हेरा फेरी कभी नहीं करता। नहीं तो गोगे, तुमने अब शनाख्ती कार्ड बनवाना है, अब 18 साल के हुए हो तुम। और नहीं भाई, रिन्यू कराना है, डेट एक्सपायर हो गया था। अच्छा, अगर मैं आपको ये बता दूं ना कि इस बयानात की जंग में किस किस लीडर ने बयान दिया है, तो आप शशदर रह जाएं। अच्छा। मगर इस बात को भी रहने देते हैं और सिर्फ बयानबाजी ब्रिगेड से ये दरखास्त कर लेते हैं कि हुजूर बयान भी दे जाओ, लेकिन नाल नाल काम भी करी जाओ। क्योंकि किसान ने अगले महीने से गंदम काश्त करनी है, जो इस मुल्क के लोगों की बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। और अगर अल्लाह ना करे ये गंदम की काश्त ना हो सकी, तो और बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और बहुत से लोगों को पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा और बहुत से लोग हेरा फेरियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए किसानों का साथ दें बगैर लड़ाई झगड़े। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।